नमस्कार दोस्तों। क्रिप्टो टाइम्स में आपका स्वागत है। इस हफ्ते के क्रिप्टो की कुछ खास खबरों के साथ पहली खबर हम क्रिप्टो के मार्केट को देख लेते हैं। मिला जुला सा मार्केट रहा है। कुछ ऑल्ट कॉइन हारे में नजर आ रहे हैं। बड़े नाम दिख रहे हैं जिसमें कई कुछ नए नाम भी हैं जैसे कि टॉन, वी चेन, र्यून, मेकर, कैस्पा। टॉन के बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे क्योंकि वो एक नया ब्लॉकचेन है और उसकी एक अलग से खबर हम देखेंगे। रून जो कि एक थॉर चेन, एक इंटरऑपरेबल ब्रिज है जो अलग अलग ब्लॉकचेन्स के बीच में आपको टोकन ट्रांसफर करने देता है, उसका टोकन है। ये बहुत लगभग 20%, 23% के करीब बढ़ा। और कास्पा जो कि एक नया लेयर वन है वो भी पिक्चर में आया और उसने भी 20% के करीब की उछाल देखी। कुल मिला के ऑल्ट कॉइन्स आपको हरे में नजर आ रहे होंगे। बिटकॉइन थोड़ा सा ऊपर है। तो ये रहा बिटकॉइन लगभग 3% के करीब। तो इसके कारण ये ऑल्ट कॉइन्स भी थोड़े से ऊपर हैं। तो आगे जाके देखते हैं कि ये अगला हफ्ता ये कैसे दिखेगा। बिटकॉइन अगर नीचे जाएगा तो ये सारी चीजें भी नीचे गिरेंगी। चलिए आगे की दूसरी खबर पे चलते हैं। सोलाना की कुछ खबर आई है मार्केट में। FTX जो कि आपको याद होगा कि एक एक्सचेंज था, पिछले साल वो बैंकरप्ट हो गया। उनके पास सोलाना की बहुत बड़ी होल्डिंग है और अपने क्रेडिटर्स और यूजर्स को पैसा वापस देने के लिए हो सकता है कि उन्हें ये सारे टोकन्स मार्केट में बेचने पड़े। तो लगभग ये है कि 3.4 बिलियन US डॉलर्स की क्रिप्टो होल्डिंग्स है। ज़्यादातर उसमें सोलाना टोकन्स हैं। तो इसके कारणवश देख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक 1.2 बिलियन डॉलर्स उसमें से सोलाना ही है और काफ़ी सारे बिटकॉइन भी हैं। तो इसी कारणवश आप देखेंगे कि सोलाना के कुछ प्राइस में आपको गिरावट नजर आई क्योंकि लोगों ने सोचा कि ये सोलाना गिरने वाला है तो वो बेचने लगे। तो ये थोड़ी सी बुरी खबर मुझे इसलिए लगी है क्योंकि FTX ने मेरे अगर आप मेरे से पूछें तो FTX ने सोलाना को बड़ा परेशान किया है। FTX के कारण सोलाना को कुछ अच्छा हासिल नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स हाँ, वो एक इन्वेस्टर भी थे सोलाना में तो ऑफ कोर्स उनको थोड़ा कैपिटल मिला है, बट ओवरऑल उन्होंने सोलाना को परेशान ही किया है। सो देखिए, मैं प्राइस पे इतना ध्यान नहीं देता हूँ। मैं थोड़े प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स, प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, किस तरह का काम कर रहा है, उसमें मुझे ज़्यादा विश्वास रखता है क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। सोलाना की कुछ अच्छी खबरें आई थी पिछले हफ्ते, जिसमें कि तीन प्रमुख खबरें ये थी कि पहले तो शॉपिफाई के साथ सोलाना पे का इंटीग्रेशन हुआ, जिससे कि अब आप क्रेडिट कार्ड से ना क्रेडिट कार्ड से जैसे अगर आप किसी मर्चेंट को पेमेंट कर रहे हैं उनकी वेबसाइट से, तो वहाँ पे आपको सोलाना पे का ऑप्शन भी मिल सकता है। तो आप USDC से पेमेंट कर सकते हैं, जो कि एक बड़ी खबर है। अ, उससे भी बड़ी खबर ये थी कि वीज़ा के साथ सोलाना का कोलैबोरेशन हुआ है। तो पेमेंट्स के मामले में सोलाना एक प्रेफर्ड ब्लॉकचेन की तरह उभर के आ रहा है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी खबर है वीज़ा के लिए। और तीसरी प्रमुख खबर ये थी कि मेकर डाओ जो कि बहुत पुराना एक लेंडिंग प्लेटफॉर्म है इथीरियम पे, उनका खुद का डाई स्टेबल कॉइन भी है। वो अपने प्लान के अनुसार, जो उनका एंड गेम प्लान है उनके अनुसार, वो आगे जाकर एक खुद का ब्लॉकचेन में परिवर्तन हो जाएंगे। तो वो किस तरह का ब्लॉकचेन बनना चाहते हैं, कि वो कॉस्मोस बनना चाहते हैं, एथीरियम बनना चाहते हैं या लेयर 2 बनना चाहते हैं। तो उनके जो को फाउंडर है र्यून, उन्होंने कुछ समय पहले ये बोला था कि वो सोलाना पे विश्वास रखते हैं और सोलाना की कोड बेस को फॉर्क करके ही वो मेकरडाओ का चेन बनाएंगे, जो कि बहुत बड़ी खबर है। तो ये सब अच्छी खबरें हैं जो कि एक आम ट्रेडर को भी, और ट्रेडर को तो खैर नहीं, बट एक इन्वेस्टर के नाते आपको पता होनी चाहिए।
प्राइस तो ऊपर नीचे जाएगा, बट ये एक खबर थी सोलाना की। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई का जो सीबीडीसी है ई रुपए, वो इतना कामयाब नहीं हुआ है अभी। तो आरबीआई उसको लेके थोड़ा चिंतित है, और वो चाहता है कि उसका जो एडॉप्शन है, लोग उसका उसके उसको जो उपयोग है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू करें। तो उसके लिए ये खबर आई है कि उन्होंने यूपीआई के साथ इंटीग्रेशन करने की बात की है कुछ बैंक्स के साथ। तो यूपीआई जैसे कि आप जानते ही हैं सब लोग एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। सभी लोग इंडिया में, भारत में सब लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। तो आरबीआई ये चाहता है कि बैंक्स, उनका जो डिजिटल सीबीडीसी है ई रूपी, वो यूपीआई के साथ इंटीग्रेट करें, क्यूआर कोड के साथ उसका पेमेंट भी ऐप में मिले लोगों को। तो हो सकता है कि इसकी ये अगर हो जाए तो इससे उसके सीबीडीसी के कुछ एडॉप्शन नंबर्स में इंक्रीज हो। तो आगे जाके देखेंगे कि क्या होगा, बट मेरे को नहीं लगता कि रिटेल जो हम और आप जैसे जो आम जनता है वो इतना कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि यूपीआई एक ऐसी चीज़ है जिसने पूरा हावी कर रखा है मार्केट को, और उससे आसान, वो बहुत ही आसान है, तो मेरे को लगता नहीं है कि सीबीडीसी कुछ नया और उससे भी आसान और उससे भी कुछ नया चीज़ और उससे भी बेहतर कोई चीज़ रिटेल यूजर्स को दे सकती है। तो ये देखना होगा कि ये इंटीग्रेशन कितना कामयाब होगा और इसके अडॉप्शंस पे क्या असर पड़ेगा। आगे चलते हैं। एक दूसरी खबर है लेयर ज़ीरो, जो एक इंटर ऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल है। उसने गूगल क्लाउड के साथ एक पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट की है। लेयर ज़ीरो ने ये बोला है कि जो वो गूगल क्लाउड का ओरेकल सर्विस है उसके साथ वो अपना जो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंटीग्रेट करेगा। अब लेयर ज़ीरो बेसिकली जो है वो सीसीआईपी, जो चेन लिंक का इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल है, उसका एक कंपेटिटर भी है। तो ऑफ कोर्स वो चेन लिंक ओरेकल ना यूज़ करके वो कोई ऑल्टरनेटिव देखना चाहते थे, तो इसलिए शायद उन्होंने गूगल क्लाउड का ओरेकल देखा। बट ये खबर इतनी बड़ी नहीं हो पाई सोशल मीडिया पे और न्यूज़ सर्कल्स में। बट इसका हो सकता है कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े, क्योंकि गूगल अगर हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स की बात करें और फिर गूगल क्लाउड के साथ इंटीग्रेशन भी हो, तो थोड़ा सा उसको लोग थोड़ा अलग नज़र से देखते हैं। तो आगे जाके देखना पड़े होगा कि ये एक्चुअली में कितना बेनिफिट देता है लेयर ज़ीरो को। सो ये एक थोड़ी मिक्स्ड खबर है। लोगों के कुछ रिएक्शंस भी हैं, कुछ लोग खुश हैं ऑब्वियसली, और कुछ लोगों ने अपना मीम के से अपना पर्सपेक्टिव आगे रखा है, तो जो कि आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। ऑलराइट, इस हफ्ते की प्रोबेबली सबसे बड़ी खबर मेरे हिसाब से वो थी मेटामास्क स्नैप्स का ओपन बेटा लॉन्च। मेटामास्क जो कि एक वॉलेट है, आप सब जानते ही हैं, एक उन्होंने स्नैप्स करके एक नया सिस्टम लॉन्च किया है, जिसपे वो काफ़ी काफ़ी देर से काम कर रहे हैं और काफ़ी डेवलपर्स भी उस पर काम कर रहे थे क्लोज बेटा में। स्नैप्स क्या करता है कि मेटामास्क में नए फीचर्स को ऐड करने की क्षमता देता है। तो जैसे कि आप गूगल क्रोम में एक्सटेंशंस ऐड कर सकते हैं कुछ कुछ नई नई चीज़ें ऐड करने के लिए, वैसे ही आप मेटामास्क में स्नैप्स यूज़ करके एक्सटेंशंस बना सकते हैं। तो सबसे बड़ा इसका जो प्रभाव पड़ा है वो है कि अब मेटामास्क के थ्रू आप दूसरे ब्लॉकचेन्स के एसेट्स भी बाय और सेल कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। तो पहले की जैसे आप जानते हैं कि मेटामास्क ईवीएम वॉलेट है, तो नॉन ईवीएम चेन जैसे कि सोलाना, बिटकॉइन, कॉस्मोस जैसे चेन्स के साथ आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे मेटामास्क के साथ, बट अब स्नैप्स की वजह से वो हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी खबर है। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे काफ़ी सारे इसमें स्नैप्स आपको मिल सकते हैं, इनकी जो डायरेक्टरी है यहाँ पे। शेप शिफ्ट ने मल्टी चेन करके एक स्नैप बनाया है, जिससे कि आप कॉस्मोस और बिटकॉइन, ऐसे आप एक्चुअली बिटकॉइन के जो रियल एसेट है वो खरीद के मेटामास्क के वॉलेट में सेव कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इसमें इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट एक्सटेंशंस हैं
जो ये चीज आई थिंक मेटामास्क को एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन या लीडर के हिसाब की तरह रख देता है वॉलेट के स्पेस में मेरे हिसाब से। और इसको डिफीट करना या इसको काउंटर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा दूसरे वॉलेट्स के लिए। तो इसको जरूर ट्राई करके देखें और बताएं कैसा लगा। अच्छा, कुछ बुरी खबर। कॉइनेक्स जो कि एक्सचेंज था, उसका वो एक उस पे हैक हुआ है, एक हैक अटैक हुआ है। और उसका एक हॉट वॉलेट था जिससे कि ये संख्या ठीक नहीं है, अभी हम दूसरी न्यूज़ देखेंगे। $54 मिलियन की जो राशि है क्रिप्टो एसेट से वो चुरा ली गई। तो अगेन इसके पीछे घूम फिर के लाजरस जो कि एक नॉर्थ कोरियन हैकर ग्रुप है, वो उनके उनके फुटप्रिंट दिखते हैं कि उन्होंने ये हैक किया। तो इस मामले में हमारा जो क्रिप्टो स्पेस है वो हर समय न्यूज़ में रहता है कि हैक्स और अटैक्स के मामले में। तो देखिए, पिछले साल से ही मैं बोलते आ रहा था और आई थिंक सब लोग समझते हैं इस बात को कि जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं वो बहुत आसान होते हैं हैक करना। तो उससे पैसा तो आप लगा ले। पहली बात तो हैक एक तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी हो सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, बट अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे तो आपको पैसा रखना ही नहीं चाहिए, अपने टोकन्स रखना ही चाहिए। आपको अपना एक कुछ ही कोल्ड स्टोरेज वॉलेट में, सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट में रखने चाहिए। तो ये अगर आप अपना अगर आपने कुछ अपना सारी राशि रखी हुई है तो आप वहां से हटा लें, कुछ रख लें ऑब्वियसली ट्रेडिंग के लिए या बाय और सेल के हिसाब से। तो ये एक बुरी खबर है कॉइनेक्स के लिए और मतलब क्रिप्टो स्पेस के लिए। दूसरी एक बुरी खबर ये है कि एक रिपोर्ट आई है सॉलिडिस लैब से जो कि ये बताता है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, अभी हम सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की बात कर रहे थे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में सबसे ज्यादा वॉश ट्रेडिंग होती है ना। और कितनी होती है? लगभग 70% के जितने भी 70%, सारे ट्रेडिंग के 70% ट्रेड्स वॉश ट्रेडिंग है। वॉश ट्रेडिंग क्या होता है कि जब भी बेसिकली एक तरीके का बाय और सेल होता है, बहुत जल्दी जल्दी बाय और सेल होता है जो कि ऑटोमेटेड होता है, बॉट्स करते हैं। उससे ये मार्केट में फीलिंग आती है कि इस टोकन किसी उस टोकन की बहुत डिमांड है और उससे उसका प्राइस इन्फ्लेट होता रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे भी कोई नया टोकन लॉन्च हुआ तो अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे क्रिप्टो बॉट्स बनाए हैं उन्होंने, तो एकदम से उसका प्राइस धीरे 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 करके ऊपर जाता रहेगा। कोई वो बाएंगे, खरीदेंगे, बाइंग सेलिंग बाइंग। और जैसे वो एक अच्छे पे आएगा, रिटेल इन्वेस्टर्स आएंगे, सब आएंगे, फिर वो रग पुल कर देते हैं। राइट, तो 70% ऑफ ऑल द ट्रेड्स वॉश ट्रेड्स होते हैं। तो ये दूसरी चीज है जो आपको अपने आप को संभाल कर रखनी पड़ेगी कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पहले तो आप सिर्फ कुछ ही चुनिंदा टोकन्स में ट्रेडिंग करें। और ऐसी किसी भी इन्फ्लुएंसर की बातों या में आके, दबाव में आके, के छलावे में आके या इन्फ्लुएंस में आके आप कुछ अपना पैसा क्रिप्टो में ना लगाएं, समझ से काम लें। आगे बढ़ते हैं, अच्छी खबर पे वापस आते हैं। रियल वर्ल्ड एसेट्स जो है ऑन चेन वो एक नए स्तर को छू गई हैं, वो है $3 बिलियन की। रियल वर्ल्ड एसेट क्या है जी? रियल वर्ल्ड एसेट जो हमारे आपके एसेट्स हैं, जैसे हो गए गोल्ड, रियल एस्टेट, राइट। तो ये सब चीज़ें ऑन चेन आ रही हैं। आपको पता ही होगा रियल वर्ल्ड एसेट या टोकनाइजेशन ऑफ एसेट जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ा नैरेटिव है क्रिप्टो स्पेस के लिए। आपने देखा ही होगा इन्वेस्टमेंट बैंक्स और नॉन फाइनेंशियल बैंक्स ये सब धीरे धीरे करके टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो स्पेस है वो धीरे धीरे करके इसमें जो टोटल वैल्यू लॉक्ड बोल रहे हैं एक तरीके से, वो बहुत आगे बढ़ रहा है। तो ये एक ग्राफ है विक्टर की तरफ से जो कि गैलेक्सी की एक वेबसाइट है, गैलेक्सी रिसर्च, उससे लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि गोल्ड, इक्विटीज, मनी मार्केट, कार्बन ऑफसेट्स, ट्रेजरीज, रियल एस्टेट्स, प्राइवेट क्रेडिट, सब तरीके के जो रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं सबको ऑन चेन पे टोकनाइज किया जा रहा है।
क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बहुत फ़ायदे हैं ऑन चेन पे आने के लिए, स्पीड, एफिशिएंसी ऑफ वर्क, लो कॉस्ट, मिडलमैन नहीं होता, ये सब तो फ़ायदे हैं ही हैं क्रिप्टो के, तो वो सब इन फ़ायदों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है। रियल वर्ल्ड एसेट जो नैरेटिव है, इस पे अपना ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। हाँ, टेलीग्राम जो कि आप सब जानते हैं मैसेजिंग ऐप है, वो एक अपना सेल्फ कस्टोडियल क्रिप्टो वॉलेट लॉन्च करने वाला है। ये मैंने बोला था, अगर आप देखेंगे जो ये TON आपको इतना बड़ा सा 40% के करीब जिसको राइज हुआ है, ये टोकन जो है वो TON एक ब्लॉकचेन है, लेयर 1 ब्लॉकचेन, ये उनका टोकन है। और टेलीग्राम ने द ओपन नेटवर्क के साथ कोलैबोरेट करके, पार्टनरशिप करके वो वॉलेट बनाने का प्लान किया है, तो वो इनके नेटवर्क पे ही आएगा। तो खबर देख लेते हैं। The open network announced that messaging app Telegram will add self-custodial wallet to their platform users. कितने यूजर्स हैं? काफी सारे हैं, लगभग 800 मिलियन यूजर, लगभग 1 बिलियन यूजर्स की हम बात कर रहे हैं। अगर इसमें से 1% भी लोग क्रिप्टो वॉलेट या टॉन को यूज करने लग जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी ब्लॉकचेन की में कितनी एक्टिविटी आप देख लेंगे। ठीक है, तो टॉन एक टोकन है जो आप ध्यान दे सकते हैं, बट मैं थोड़ा दूर रहूंगा अभी उससे, बट खैर वो अपनी अपनी राय है। बाकी खबर ये है कि ये बहुत ही बड़ी खबर है टेलीग्राम के लिए ऑब्वियसली, और ये प्लान उनका नया नहीं है। उन्होंने ये एक्चुअली 2020 में लाने का सोचा था, बट 2019 में SEC ने उनके ऊपर केस कर दिया, तो जिसकी वजह से उन्होंने ये प्लान्स रद्द कर दिए, और अब वो ये प्लान लेकर आ रहे हैं मार्केट में। सो देखेंगे आगे क्या होता है। ये अच्छी खबर है क्रिप्टो स्पेस के लिए। ऑलराइट, फाइनली आज की आखिरी खबर, पिछले हफ्ते की एक बहुत बड़ी खबर ये भी है कि इथीरियम मर्ज जो कि पिछले साल हुआ था, उसकी 1 साल एनिवर्सरी हो गई है। राइट, सो 15 सितंबर 2022 में मर्ज हुआ था, और आज 1 साल हो गया है इस मर्ज इवेंट को। सो इस बीच आप देख सकते हैं कि मैं ये ट्वीट खोलता हूँ एंथनी ससानो की, तो 1 साल में आप देखेंगे लगभग लगभग 1 मिलियन ईथ टोकन बर्न हुए हैं, जो कि उस पे एक डिफ्लेशनरी एसेट बनाता है। तो इस ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ईथ टोकन का है कि वो एक एक्चुअली में डिफ्लेशनरी एसेट है। राइट, दूसरा है कि लगभग 12 मिलियन ईथ स्टेक हुए हैं। स्टेक होने का मतलब ये है कि वो जो नेटवर्क है इथीरियम नेटवर्क, वो और स्ट्रांग हुआ है। राइट, और उसको हैक करना है, उसको अटैक करना है, या उसको 51% अटैक करना, वो उतना मुश्किल होता जा रहा है। फाइनली लगभग 400,000 नए वैलिडेटर ऐड हुए हैं, जो कि अगेन ये शो करता है कि लोगों का विश्वास कितना है इथीरियम पे और उसके इकोसिस्टम पे। तो इथीरियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए, इसमें तो खैर दो राय नहीं। बट मर्ज की सेलिब्रेशंस है, और ये कुछ माइलस्टोन्स 1 साल में जो मर्ज में, जिससे कि वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में चेंज हुआ, उसके कारण ये कुछ माइलस्टोन्स अचीव किए हैं इथीरियम ने। ठीक है, सो ये थी पिछले हफ्ते की कुछ खास खबरें, और हम मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ नई इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सबसे विदा। बाय बाय, नमस्कार।